हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में बढ़ सकता है टैक्स का बोझ, आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार बना रही बड़ा प्लान। झारखंड सरकार आर्थिक दबाव से निपटने के लिए कर और गैर कर राजस्व बढ़ाने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में जीरामजी योजना, जीएसटी में राहत और केंद्रीय अनुदान में कमी के कारण राज्य पर 6 से 8 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त बोझ पड़ सकता है। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त सचिव को पत्र लेकर राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है। 1,58,560 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के मुकाबले 7 जुलाई 2026 तक केंद्रीय अनुदान मद में राज्य को केवल 126 करोड़ रुपए यानी करीब 0.69% राशि ही प्राप्त हुई है। जीएसटी की दरों में बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार के पास होने के कारण राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल और शराब जैसे वेट के दायरे में आने वाले उत्पादों पर कर बढ़ाने की संभावना पर विचार कर सकती है। इसके अलावा लाइसेंस फीस, माल ढुलाई शुल्क और खनिजों से मिलने वाले गैर कर राजस्व को भी बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकता है। गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, तालाब में 5 महिलाएं डूबी, महिला और किशोरी की मौत, 3 को ग्रामीणों ने बचाया। गिरिडीह जिले के गामा थाना क्षेत्र के भीखी गांव में शुक्रवार को श्राद्ध क्रम के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के एक परिवार में श्राद्ध क्रम का आयोजन चल रहा था, जिसमें शामिल होने पहुंची परिवार और गाँव की 5 महिलाएं पास के तालाब में स्नान करने गई थी। स्नान के दौरान अचानक 5 महिलाएं गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। महिलाओं को संकट में देख तालाब के पास मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तालाब में उतरकर सभी महिलाओं को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद कलवतिया देवी 44 वर्षीय और अंजलि कुमारी 17 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य महिलाओं का प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार बचाई गई तीनों महिलाओं की स्थिति अब खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही गांवा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली तथा हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। आज भी झारखंड में सक्रिय रहेगा मानसून। 12 और 13 जुलाई को 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और राजधानी रांची समेत अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को रांची, रामगढ़, जामताड़ा, कोडरमा, पलामू, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार शनिवार यानी कि आज 11 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। रांची और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं 12 और 13 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक नए लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावा समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। खुंटी में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। शुक्रवार को खुंटी जिले में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। पहला हादसा अड़की थाना क्षेत्र के सिंदरी डोरिया रोड के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार पूर्ण मुंडा 47 वर्षीय को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार तमाड़ निवासी अमृत पातर 25 वर्षीय, आयुष पातर 17 वर्षीय और सुनील पातर 25 वर्षीय भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय अमृत और आयुष की भी मौत हो गई, जबकि सुनील का इलाज रिम्स में चल रहा है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में बाइक सवारों के नशे में होने की बात सामने आई है। दूसरा हादसा तोरपा थाना क्षेत्र के ममराला गांव के पास खुंटी तोरपा कोलेबिरा मुख्य मार्ग पर बस और कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ। इस दुर्घटना में कार चालक पंकज कुमार और ओडिशा निवासी कालिया गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को खुंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
है। पुलिस दोनों हादसों की जांच में जुटी है। खर्चा पानी नहीं दिया तो फॉर्म जमा नहीं होगा। एसआईआर फॉर्म के नाम पर वसूली का वीडियो वायरल। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की खपरो पंचायत के गोयरा बांध टोला में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर फॉर्म भरने और जमा कराने के नाम पर कथित वसूली का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला बीएलओ जमीला बीबी पर ग्रामीणों से प्रति फॉर्म 50 से 100 रुपए तक खर्चा पानी मांगने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का दावा है कि पैसे नहीं देने पर फॉर्म जमा करने में आनाकानी की जाती है, जिससे कई लोगों के फॉर्म लंबित हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीएलओ जमीला बीबी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने अब तक करीब 170 एसआईआर फॉर्म भरे हैं और किसी से भी इसकी पुष्टि कराई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की सच्चाई प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। रांची में एसीबी का बड़ा एक्शन। म्यूटेशन के नाम पर घूस लेते सीओ समेत 3 गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी रांची ने बुड़मू अंचल कार्यालय में जमीन म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता सुबोध कुमार ने आरोप लगाया था कि म्यूटेशन कराने के लिए 80 से 90 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाकर पहली किस्त के 10,000 रुपए लेते गौतम किशोर रवि को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसीबी ने राजस्व उप निरीक्षक शाह, भू राजस्व कर्मचारी राजेश किशोर रवि और बुड़मू के अंचल अधिकारी सीओ सचिदानंद कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बोकारो में विस्थापितों का प्रदर्शन, डीसी आवास घेरकर नियोजन की मांग। झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को बोकारो के कनारी मौजा के विस्थापितों ने डीसी अजयनाथ झा के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत नियोजन देने और अधिग्रहित जमीन का बकाया मुआवजा जल्द भुगतान करने की मांग की। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। विस्थापितों का आरोप है कि प्लांट की बाउंड्री वॉल बनने के बाद रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी उसे पूरा नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि कई बार मांगे उठाने और हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्रशासन को सौंपने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा है कि झारखंड में विस्थापितों के अधिकारों की लगातार अनदेखी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नियोजन और अन्य मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज करते हुए पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। जेएसएससी पीजीटी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला निकला आईआरबी का हवलदार, पुलिस ने दबोचा। जेएसएससी पीजीटी शिक्षक भर्ती में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में चौका थाना पुलिस ने आईआरबी 3 के हवलदार सुशील कुमार 40 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार आरोपी खुद को जेएसएससी पीजीटी भर्ती से जुड़े अधिकारियों का करीबी बताकर नौकरी दिलाने का भरोसा देता था। वह उम्मीदवारों से मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक और मोटी रकम लेकर जो चयन कराने का दावा करता था। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी चयन सूची से अभ्यर्थियों की जानकारी जुटाकर आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों को निशाना बनाता था। उसके पास से 2 मोबाइल फोन, जेएसएससी पीजीटी के एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अभ्यर्थियों का कंप्यूटरकृत डेटा, 6 ब्लैंक चेक और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब तक जेएसएससी या उसके किसी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और मामले की जांच जारी है। एलपीजी सब्सिडी बहाल कराने के नाम पर ऑनलाइन ठगी, जामताड़ा से एक आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने एलपीजी सब्सिडी बहाल कराने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाग डेहरी थाना क्षेत्र के सुद्राक्षीपुर निवासी विश्वजीत सरदार 19 वर्षीय को उसके घर से पकड़ा। आरोपी के पास से 6 स्मार्टफोन, 7 सिम कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया गया है। इस मामले में साइबर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह लोगों को फोन पर कहता था कि उनके एलपीजी कनेक्शन की सरकारी सब्सिडी बंद हो गई है। इसके बाद सब्सिडी दोबारा शुरू कराने का झांसा देकर बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर खातों से पैसे निकाल लिए जाते थे। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
हिमांशु सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी राहुल दुबे ने किया सरेंडर, पुलिस ने पूछताछ शुरू की। अब तक 12 आरोपी पकड़े गए। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी राहुल दुबे ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बिष्टुपुर थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राहुल दुबे थाना परिसर में हाथ ऊपर कर पहुंचा और आत्मसमर्पण किया। इसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस काफी समय से राहुल दुबे की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। अब पुलिस उससे हत्या की साजिश, वारदात के पीछे की वजह, घटना में शामिल अन्य आरोपियों और फरार लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। हिमांशु सिंह हत्याकांड में पुलिस अब तक बार संचालक नीरज सिंह समेत 12 आरोपियों को पकड़ चुकी है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि राहुल दुबे की गिरफ्तारी पुलिस जांच के लिए अहम कड़ी है और उससे पूछताछ के आधार पर मामले में आगे कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। लातेहार में रेलवे लाइन सर्वे पर विवाद, ग्रामीणों ने सर्वे टीम को बनाया बंधक, 2 गुटों में झड़प। लातेहार थाना क्षेत्र के आरागुंडी गांव में शुक्रवार को डीवीसी से कोयला परिवहन के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर ग्रामीणों के 2 गुटों में विवाद हो गया। एक पक्ष रेलवे लाइन के सर्वे का समर्थन कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष ग्राम सभा की अनुमति के बिना सर्वे और ड्रोन से मापी का विरोध कर रहा था। इसी दौरान विरोध कर रहे ग्रामीणों ने सर्वे करने पहुंची टीम को करीब 1 घंटे तक बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद टीम को मुक्त कराया गया। सर्वे टीम को छुड़ाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक, धक्का मुक्की और लाठी डंडे चलने की बात सामने आई है, जिसमें ग्राम प्रधान पीताम्बर यादव घायल हो गए। पुलिस के लौटने के दौरान सुरेंद्र उरांव नामक युवक पुलिस वाहन रोकने के प्रयास में गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने 2 पुलिस कर्मियों को भी घेर लिया। स्थिति को देखते हुए गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि रेलवे लाइन सर्वे को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गढ़वा में हाथियों का आतंक, सिंजो गांव में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत। गढ़वा जिले के रंका वन प्रमंडल क्षेत्र के सिंजो गांव में शुक्रवार सुबह जंगली हाथी के हमले में 50 वर्षीय इंद्रदेव यादव की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि सुबह करीब 3:30 बजे घर से बाहर निकलते ही हाथी ने उन पर हमला कर दिया और सूंड से उठाकर कई बार जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सिंजो और आसपास के इलाकों में पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक बना हुआ है। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ अब जान का भी खतरा बढ़ गया है। वन विभाग ने बताया है कि मृतक के परिजनों को सरकार की नई व्यवस्था के तहत 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी, जबकि शेष 9 लाख रुपए मुआवजा नियमानुसार दिया जाएगा। नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के समापन पर बोले सीएम हेमंत, युवाओं किसानों की तरक्की हमारी प्राथमिकता। 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 3.5 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है और इस कंसल्टेशन से निकले सुझाव राज्य के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा है कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों का लाभ अब राज्य के लोगों की समृद्धि के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निवेश लाना नहीं, बल्कि ऐसा विकास मॉडल तैयार करना है जिससे युवाओं, किसानों, छोटे उद्यमियों और आम लोगों को सीधे लाभ मिले। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर रिसेप्शन का भी आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न देशों के राजनयिकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें जोहार कहा। बोकारो में बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार रखा तो होगी कार्रवाई, मकान मालिकों को एसपी की चेतावनी। बोकारो पुलिस ने किराएदारों के पुलिस सत्यापन के लिए विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। एसपी नाथू सिंह मीना ने स्पष्ट किया है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रखे गए किराएदार के किसी अपराध या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर मकान मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने मकान मालिकों से 2 जरूरी काम तुरंत करने की अपील की है। पहला, अपने घर, फ्लैट, दुकान या अन्य परिसर में रहने वाले सभी किराएदारों का संबंधित थाने में पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। दूसरा, यदि कोई किराएदार सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज देने या पुलिस जांच में सहयोग करने से इनकार करे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय थाना को दें। पुलिस ने कहा है कि किराए के मकानों का इस्तेमाल किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड सोना शोभरन योजना में प्रशासनिक अड़चनें, धोती साड़ी का टेंडर दूसरी बार टला। झारखंड सरकार की सोना शोभरन धोती साड़ी योजना के लिए वस्त्र आपूर्ति का टेंडर दूसरी बार आगे बढ़ा दिया गया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई शाम 5 बजे तक कर दी गई है, जबकि उसी दिन शाम 5:30 बजे जो है बिड खोली जाएगी। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ई रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से 1,32,00,000 धोती साड़ी और लुंगी खरीद की जानी है। बताया जा रहा है कि झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन JSFCS में स्थायी निदेशक का पद खाली होने के कारण टेंडर प्रक्रिया प्रभावित हुई है। फिलहाल निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन विभागीय प्रक्रियाओं में देरी के चलते निविदा की तिथि फिर बढ़ानी पड़ी। सरकार अब योजना के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने की तैयारी में जुटी है। बताया जा रहा है कि झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में स्थायी निदेशक का पद खाली होने के कारण टेंडर प्रक्रिया प्रभावित हुई है। फिलहाल निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन विभागीय प्रक्रियाओं में देरी के चलते निविदा की तिथि फिर बढ़ानी पड़ी। सरकार अब योजना के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने की तैयारी में जुटी है। रिम्स में मरीजों की भर्ती और छुट्टी अब होगी ऑनलाइन, स्वास्थ्य कर्मियों को मिला प्रशिक्षण। रिम्स में मरीजों को तेज और बेहतर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में ऑनलाइन एडमिशन और ऑनलाइन डिस्चार्ज व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को श्री डैक और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की टीम ने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में चिकित्सा अधीक्षक, अपर व उप चिकित्सा अधीक्षक, आयुष्मान भारत के नोडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मी शामिल हुए। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS के माध्यम से मरीजों के पंजीकरण, भर्ती, इलाज और डिस्चार्ज की पूरी डिजिटल प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। नई व्यवस्था लागू होने पर मरीजों का रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज होगा और जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। रिम्स प्रशासन के अनुसार इससे अस्पताल के कामकाज में तेजी, पारदर्शिता और मरीजों को सुविधा मिलेगी, जबकि आयुष्मान भारत योजना की सेवाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से दिया जा सकेगा। पाकुड़ में भाग्य बताने के बहाने महिला से सोने की चेन और कंगन ठगे, CCTV में कैद हुई वारदात। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के सिंधी पड़ा जैन गली में शुक्रवार को ठगी की घटना सामने आई है। मिशन स्कूल मैदान में वॉक करने के बाद स्कूटी से घर लौट रही मोनी लखमानी को 2 ठगों ने बातों में फंसा लिया। एक ठग ने खुद को ऋषिकेश से आया हुआ बताकर लोगों का भाग्य देखने वाला बताया और अपने साथी के सामने कुछ बातें कहकर भरोसा जीतने की कोशिश की। इसके बाद दोनों ने महिला से पानी पिलाने की बात कही और उन्हें पास की दुकान तक ले गए। दुकान पर बातों में उलझाकर ठगों ने महिला के गले से सोने की चेन और हाथ से कंगन उतरवा लिए। महिला के अनुसार ठगों ने उन्हें भगवान का नाम लेकर 80 कदम घर की ओर जाने और पीछे मुड़कर नहीं देखने को कहा। महिला ने ऐसा किया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो दोनों ठग वहां से फरार हो चुके थे। बताया गया कि ठग 2 मोटरसाइकिलों पर मौजूद अपने अन्य साथियों के साथ भागे हैं। पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। धनबाद में जर्जर सड़क के गड्ढों में ग्रामीणों ने रोपे धान, सड़क निर्माण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड की उत्तरी डोरंडा पंचायत में वर्षों से बदहाल सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। खोरी महुआ कोडरमा मुख्य मार्ग से गांवा पिहरा मार्ग को जोड़ने वाली सड़क जगह जगह गड्ढों और दलदली हिस्सों में बदल गई है। बरसात में गड्ढों में पानी भरने से सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नाराज ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों में धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क खेत जैसी बन गई है तो उसमें धान रोपकर ही अपनी परेशानी बतानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे महत्वपूर्ण मार्ग से रोजाना छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज जाते हैं और आसपास के गांवों के लोग अस्पताल, बाजार, बैंक, हाट व अन्य जरूरी कामों के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। खराब सड़क के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी परेशानी होती है और कई लोग फिसलकर घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई बार जानकारी देने के बावजूद सड़क निर्माण की दिशा में ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो वे व्यापक आंदोलन और सड़क जाम करेंगे। जमशेदपुर में साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, पंजाब के कारोबारी से 3,08,000 की ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के पटियाला निवासी कारोबारी करण जैन से फर्जी लिंक भेजकर 3,08,000 रुपये ठगी की गई थी। शिकायत मिलने के बाद SIT गठित कर तकनीकी जाँच शुरू की गई। जाँच के दौरान डुमरिया थाना क्षेत्र से विकास बारिक 20 वर्षीय और अजय कुमार नायक उर्फ सोनू नायक 31 वर्षीय को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने ठगी में शामिल होने की बात स्वीकार की है, जबकि एक अन्य आरोपी कृष्णा ओझा की तलाश जारी है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज और डिजिटल लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड्स बरामद किए गए हैं। सरायकेला पहुंचे डीजीपी और डीआईजी, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश। झारखंड के डीजीपी तेदासा मिश्रा और कोल्हान क्षेत्र के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा शुक्रवार को सरायकेला पहुंचे। स्थानीय परिषदन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने नगर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था का जायजा लिया तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अपराध नियंत्रण और संवेदनशील इलाकों की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नियमित गश्त बढ़ाने और खुफिया तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। बैठक में एसपी मनोज वर्गियारी, एसडीपीओ अनुभव भारद्वाज, डीएसपी मुख्यालय सहित जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में यात्री वाहनों का नया परमिट अटका। सितंबर 2024 से 600 से अधिक आवेदन लंबित। झारखंड में सितंबर 2024 के बाद से किसी भी यात्री वाहन को नया रोड परमिट नहीं मिला है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एसटीए में अंतर्राज्यीय रूट के 100 से अधिक और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार आरटीए में राज्य के भीतर चलने वाले यात्री वाहनों के 500 से ज़्यादा आवेदन लंबित हैं। वाहन मालिक लाखों रुपए खर्च कर बसें खरीद चुके हैं, लेकिन परमिट नहीं मिलने से वाहन खड़े हैं और उन्हें बिना आमदनी के ही बैंक लोन की ईएमआई चुकानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि एसटीए की आखिरी बैठक सितंबर 2024 में हुई थी, जबकि नवंबर 2025 में एसटीए और आरटीए की गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। नए सदस्यों की नियुक्ति और बैठक नहीं होने से परमिट जारी नहीं हो पा रहे हैं। वाहन मालिकों ने सरकार से लंबित आवेदनों पर जल्द फैसला लेकर एसटीए और आरटीए की बैठक बुलाने तथा नए परमिट जारी करने की मांग की है। राम मंदिर मामले पर मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी पर निशाना, कथित घोटाले की जांच की मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि कथित 220 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप सही हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। हालांकि इन जो आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या किसी जांच एजेंसी द्वारा अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। वहीं इधर इरफान अंसारी ने सेरेब्रल मलेरिया के मामलों पर भी कहा है कि सरकार पूरी तरह सतर्क है। प्रभावित क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य टीमें और करीब 200 डॉक्टर तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच, दवा और इलाज की व्यवस्था मजबूत की गई है तथा लोगों से अपील की गई है कि बुखार या अन्य लक्षण होने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 19 जुलाई को दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगी स्क्राइब सुविधा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को लेकर अहम सूचना जारी की है। आयोग के अनुसार परीक्षा 19 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले सभी दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ने, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो। आयोग ने 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब लेखन सहायक की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। स्क्राइब सुविधा लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा कर 15 जुलाई 2026 तक आयोग कार्यालय में आवेदन देना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रांची को जल्द मिलेगी आधुनिक आईएसबीटी की सौगात, डीपीआर तैयार, कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। रांची के दुबलिया में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल आईएसबीटी परियोजना का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। नगर विकास विभाग ने तकनीकी खामियों को दूर कर डीपीआर तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह प्राधिकृत समिति से तकनीकी स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही विभाग संकल्प जारी करेगा और जुड़को प्रक्रिया शुरू कर देगा। करीब 15 एकड़ में बनने वाला यह आधुनिक आईएसबीटी यात्रियों को वेटिंग लाउंज, पर्याप्त पार्किंग, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। टर्मिनल शुरू होने के बाद शहर के भीतर बसों का दबाव कम होगा और यात्रियों को एक ही स्थान से विभिन्न राज्यों के लिए बसों की सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि यह परियोजना रांची की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
12 जुलाई को सचिवालय सेवा संघ तय करेगा आंदोलन की रूपरेखा, सरकार के फैसले के खिलाफ होगी रणनीति। झारखंड सचिवालय सेवा संघ राज्य सरकार के कैडर और सेवा संबंधित फैसलों के विरोध में 12 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे हटिया स्थित पशुपालन भवन में आम सभा करेगा। बैठक में संगठन की भावी रणनीति, आगामी कार्यक्रम और आंदोलन की रूपरेखा पर निर्णय लिया जाएगा। संघ का आरोप है कि कार्मिक विभाग के संकल्प में संशोधन से सचिवालय कर्मियों की प्रोन्नति अवधि बढ़ने की आशंका है। इसी मुद्दे को लेकर संघ पहले भी प्रोजेक्ट भवन परिसर में प्रदर्शन कर चुका है। दूसरी ओर सचिवालय सेवा के 3 कर्मियों ने कार्मिक विभाग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाल ही में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी और अब राज्य सरकार की ओर से दायर जो LPA पर सुनवाई होगी। संघ ने कहा है कि वह अपनी न्यायोचित मांगों को संविधान सम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष उठाता रहेगा और आम सभा में आगे की रणनीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति पर चैम्बर ने जताई चिंता। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लॉ एंड ऑर्डर उप समिति की बैठक 10 जुलाई को चैम्बर भवन में हुई, जिसमें रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में चोरी, लूट और रंगदारी की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई गई। उप समिति के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने रांची के 2 प्रमुख उद्यमियों के घरों में चोरी के प्रयास और एक व्यापारी से रंगदारी मांगने की घटना को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई जरूरी है ताकि व्यापारियों का भरोसा बना रहे और अपराधियों में कानून का डर पैदा हो। रजरप्पा मंदिर में धूमधाम से हुई आषाढ़ी महापूजा। मां छिन्नमस्तिका को अर्पित किया गया 56 भोग। रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में शुक्रवार को आषाढ़ी महापूजा श्रद्धा और वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुए अनुष्ठान में मां को दूध, गंगाजल सहित दही, घृत समेत पवित्र द्रव्यों से महाभिषेक किया गया। इसके बाद सुगंधित फूलों से दिव्य श्रृंगार कर वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच मां को 56 प्रकार के व्यंजन और मौसमी फलों का 56 भोग अर्पित किया गया। महापूजा के दौरान अच्छी बारिश, किसानों की खुशहाली, भरपूर फसल, राज्य की समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की गई। करीब 1 घंटे तक चले इस विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती के बाद मां को अर्पित 56 भोग प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि आषाढ़ी महापूजा सनातन परंपरा में प्रकृति, कृषि और लोक कल्याण से जुड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। वित्त मंत्री इस्तीफा दे, आदिवासियों की जमीन छीनना बंद करे सरकार। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को इस्तीफा देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यदि वित्त मंत्री सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं और पत्र लिखने के बाद भी उनकी बातों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को या तो वित्त मंत्री की समस्याओं का समाधान करना चाहिए या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। उन्होंने सरकार के भीतर मतभेद और खींचतान का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे राज्य के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ रहा है। वही बाबूलाल मरांडी ने नगड़ी में रिम्स 2 निर्माण के लिए उपजाऊ आदिवासी कृषि भूमि अधिग्रहण का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल निर्माण के लिए रांची के आसपास बंजर या पथरीली जमीन का उपयोग किया जाना चाहिए, न कि आदिवासियों की खेती योग्य जमीन छीनकर उन्हें विस्थापित किया जाए। दिल्ली में हुए नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन और 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। मरांडी ने सरकार को जमीन दलालों, माफिया और अपराधियों की सरकार बताते हुए मांग की है कि कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएं और बड़े निर्माण कार्य केवल गैर कृषि या बंजर जमीन पर किए जाएं। लातेहार के 27 नाबालिग पलामू में रेस्क्यू, मानव तस्करी के एंगल से जांच शुरू। पलामू जिले के पड़वा और नावा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नाबालिगों को रेस्क्यू किया है। सभी नाबालिग लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल हैं। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 वाहनों से 13 और 14 नाबालिगों को बरामद किया है। इस दौरान बिहार के कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है और परिजनों को भी मामले की जानकारी दी जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सभी नाबालिगों को धान रोपाई के काम के लिए बिहार के सासाराम ले जाया जा रहा था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की मानव तस्करी के एंगल से भी जांच कर रही है। रेस्क्यू की गई नाबालिग लड़कियों को सखी वन स्टॉप सेंटर और लड़कों को बालगृह भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन मामले की जाँच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। झारखंड हॉकी में विवाद,
पूर्व कप्तान अशुंता लकड़ा ने बदसलूकी का लगाया आरोप, सीएम को लिखा पत्र। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अशुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव और झारखंड हॉकी के प्रमुख भोलानाथ सिंह पर बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर अशुंता लकड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हॉकी प्रशासन से जुड़े स्तर पर उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। इस मामले में असीमा अली भी अशुंता लकड़ा के समर्थन में सामने आई है। इस विवाद के बाद झारखंड के खेल जगत में खिलाड़ियों के सम्मान, सुरक्षा और हॉकी प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इसका असर झारखंड हॉकी और खिलाड़ियों के भविष्य पर पड़ सकता है। फिलहाल भोलानाथ सिंह या हॉकी प्रशासन की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नज़र मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित खेल प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। ब्रेन मलेरिया से 5 बच्चों की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, पोटका सीएचसी के प्रभारी MOIC निलंबित। पूर्वी सिंहभूम के पोटका क्षेत्र में ब्रेन मलेरिया से 5 बच्चों की मौत और मलेरिया के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मलेरिया नियंत्रण, मरीजों की जांच और इलाज में लापरवाही पाए जाने पर पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रजनी महाकुड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में स्वास्थ्य सेवाओं और बचाव कार्यों में गंभीर सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर सुकांत सीट को पोटका CHC का नया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया जांच, घर घर सर्वे, इलाज और निगरानी अभियान तेज कर दिया गया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और मच्छरों से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाएं। पर्यटन विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा झारखंड। 2024 में 5 करोड़ 85 लाख पर्यटक पहुंचे। दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम में झारखंड को प्रमुख पर्यटन और निवेश गंतव्य बनाने पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में बताया गया है कि वर्ष 2024 में राज्य में 5 करोड़ 85 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें 4 करोड़ 40 लाख श्रद्धालु शामिल रहे। सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए धार्मिक पर्यटन के साथ इको टूरिज्म, वन्य जीव, साहसिक पर्यटन और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कई पहल शुरू की है। सरकार पर्यटन नीति 2026, होम स्टे नीति 2026 और निवेशक अनुकूल सुधारों के जरिए इस क्षेत्र को मजबूत करने में जुटी है। होटल, रिसोर्ट, रोपवे, स्काई वॉक, हाउस बोट और अन्य पर्यटन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री श्री दिव्य कुमार ने कहा है कि सामुदायिक पर्यटन और होम स्टे से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और झारखंड की पहचान प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में मजबूत होगी। गिरिडीह में साइबर ठगी की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 5 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने ताराटांड थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल के पीछे जंगल में छापेमारी कर साइबर ठगी की साजिश रच रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोगों के मोबाइल पर customerssupport.apk और वाईफाई airtel.apk जैसी फर्जी APK फाइल भेजकर बैंकिंग और निजी जानकारी चुरा कर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में जनार्दन मंडल, अशोक कुमार, बबलू कुमार मंडल और विष्णु कुमार समेत 5 लोग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार अशोक कुमार और बबलू कुमार पहले भी साइबर ठगी के मामलों में जेल जा चुके हैं। अब जब्त मोबाइल, सिम और डिजिटल लेन देन की जांच कर पूरे गिरोह और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। झारखंड में बढ़ सकता है वाटर कनेक्शन शुल्क, 15 निकायों ने विभाग को भेजी रिपोर्ट। झारखंड के शहरी इलाकों में पानी का नया कनेक्शन लेने और जल उपयोग के बदले चुकाए जाने वाले शुल्क में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी 49 शहरी निकायों से जल कनेक्शन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें अब तक 15 निकायों ने पिछले 3 वर्षों का ब्यौरा भेज दिया है। इन आंकड़ों के आधार पर आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक जल कनेक्शन की नई दरें तय की जा सकती है। फिलहाल रांची नगर निगम क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय कनेक्शन पर 7,000 रुपये से लेकर बड़े क्षेत्रफल के लिए 42,000 रुपये तक शुल्क लिया जाता है, जबकि वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शन के लिए 26 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर लागू है। विभाग ने निकायों से जल कनेक्शन शुल्क से होने वाली आय, मीटर की स्थिति, पानी बिल वसूली व्यवस्था और प्लम्बरों से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। सरकार का उद्देश्य जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना, बिलिंग प्रणाली को पारदर्शी
पारदर्शी करना और राजस्व संग्रह बढ़ाना है। सभी निकायों से रिपोर्ट मिलने के बाद जल कनेक्शन के नियमों और पानी बिल की दरों में बदलाव किया जा सकता है, जिससे लोगों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ बढ़ने की संभावना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।